अपनी मान्यताओं का एक बंधन रखती थी। सब लोग ध्यान से सुनो, आज सूर्य ग्रहण होने वाला है, इसलिए जब तक मैं नहीं कहूंगी कोई कुछ नहीं खाएगा। सुधा बहू, पानी में तुलसी के पत्ते डाल दे। घर के सभी लोगों को चेतावनी देकर उर्मिला देवी वहां से चली जाती हैं। थोड़ी देर के बाद नवीन रसोई घर में जाता है और उर्मिला देवी उसे देख लेती हैं। हे भगवान, ये नास्तिक मेरे घर में कहां से पैदा हो गया? माँ, ग्रहण तो सूरज को लगने वाला है, भला इसका मेरे भूख से क्या लेना देना है, तुम बिना माँ। तभी वहाँ सुधा आ जाती है। जाने दीजिए माँ जी, नवीन तो अभी बच्चा है, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा। तू इसकी तरफदारी मत कर बहू, ये तो बचपन से ही चटोरा है, और वैसे भी बहू इस प्रकार घर गृहस्थी नहीं चलती, ये कभी नहीं सुधरेगा। चल भाग यहाँ से। ओके, बाय माँ, बाय बाय भाभी। नवीन वहाँ से चला जाता है। छुट्टी वाले एक दिन घर के सभी लोग टीवी देख रहे होते हैं। देखो, सलमान खान की दबंग 3 फिल्म आ रही है। अरे हटो, सलमान खान भी कोई हीरो है क्या? बहू, आज तो टीवी पर जय संतोषी माँ फिल्म आने वाली थी ना, 8 तो बज गए। ला नीलेश, टीवी का रिमोट दे। अरे नहीं माँ, आजकल ऐसे फिल्मों को कोई नहीं देखता, धार्मिक फिल्मों का जमाना गया माँ। तुम सब लोग आजकल की फूहड़ फिल्में देखकर बिगड़ रहे हो और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हो। चलो भैया, अब दबंग फिल्म तो भूल जाओ, माँ का आस्था चैनल शुरू हो गया है। तुम लोग नहीं सुधरने वाले, जाओ। इस तरह दोनों भाई चिढ़कर वहां से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद, नीलेश बेटा, तू फटाफट नहा धोकर तैयार हो जा, बनारस वाले पंडित जी आते ही होंगे। तभी वहां पंडित जी आ जाते हैं। लो, पंडित जी तो आ गए। आइए आइए पंडित जी, बैठिए। तुम तो जानती हो उर्मिला बहन, हम जल्दी किसी के घर पर नहीं जाते हैं, हमारे दर्शन पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आप तो अंतर्यामी है पंडित जी, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। बड़ी परेशानी से दिन कट रहे हैं। इसीलिए तो हम आए हैं। आज से ठीक 10 दिन बाद हिमालय के भोलेनाथ के मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। पूरे परिवार के साथ वहां जाकर तुम्हें इन सभी चीजों का दान करना पड़ेगा। फिर पंडित जी उर्मिला देवी को सामान की एक लंबी चौड़ी पर्ची देते हैं। पंडित जी, ये तो बहुत सारा सामान है, और फिर हम सब लोग इतनी दूर हिमालय कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं उर्मिला बहन, मैं वहां जाकर तुम्हारे नाम से पूजा कर दूंगा और सभी चीजों का दान भी कर दूंगा। सब मिलाकर 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। वैसे भी साल भर में 2-4 बार मैं हिमालय आता जाता रहता हूँ। 1 लाख? नीलेश बेटा, तूने सुना ना, जा जाकर पैसे ले आ। कैसी बात करी हो माँ? 1 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती। मैं 1-1 रुपए बचाकर इस घर का लोन चुका रहा हूँ। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलता हूँ। नीलेश कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से चला जाता है। आजकल के बच्चों को तो आप जानते हैं। खैर, आप बैठिए, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। उर्मिला देवी पंडित जी को पैसे दे देती है और पंडित जी वहां से चले जाते हैं। ठीक 1 हफ्ते के बाद नीलेश के घर उसके ऑफिस से एक आदमी आता है। और रोहित, अचानक इतने सवेरे कैसे आना हुआ? कुमार साहब ने ऑफिस के जो पैसे तुम्हें रखने के लिए दिए थे, मैं वही लेने आया हूँ। अच्छा, तुम रुको, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। नीलेश देखता है कि उसके लॉकर में पैसे नहीं है। हाँ? माँ, मेरे लॉकर के पैसे कहाँ गए? वो मैंने उस दिन पंडित जी को दे दिए थे। ओह माय गॉड, माँ तूने ये क्या किया? वो मेरे बॉस के पैसे थे, अब मैं क्या करूंगा? और नीलेश अपना माथा पीटते हुए वहीं बैठ जाता है।
शिक्षा, जरूरत से ज्यादा आस्तिक होना और एक तरफा सोच हमेशा मुसीबत को जन्म देती है। घर के बाहर फट 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 की जोर से आवाज हुई। सीमा को लगा कि पटाखे फूट रहे हैं। वो डर के मारे घर से बाहर निकली। देखा तो सामने योगेश यानी कि पतिदेव एक बुलेट बाइक पर बैठे हैं। अरे डर गई क्या? बाइक लेकर आया हूँ तुम्हें घुमाने के लिए। सच में? मुझे लगा पटाखे फूट रहे हैं। अरे पटाखे भी फूटेंगे और मिठाई भी बटेगी। माँ को तो बुलाओ। माँ भी बाहर आ जाती है। अरे योगेश बेटा, इतनी जल्दी आ गया? और ये गाड़ी किसकी है? साहब की है? हाँ माँ, तुम्हारा बेटा साहब से कम है क्या? मेरी है। अरे बेटा, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, इससे तो तू घोड़ा ही ले लेता। महंगी पड़ी होगी ना? माँ महंगी सस्ती छोड़ो और मिठाई लाया हूँ, गांव में बंटवा दो। अरे बंटवा क्यों दो? पीछे बैठो, गांव में बांट कर आते हैं। सब खुश थे। योगेश गांव के बाहर एक कोयले की खदान में मजदूरी करता था। मेहनत और अकल से उसने वहां ठेकेदारी का काम सीख लिया और सूझबूझ से ठीक ठाक पैसा बनाने लगा। गांव में बात फैल गई कि योगेश के घर धमाका गाड़ी आई है। ऐसी गाड़ी पहले कभी किसी ने गांव में तो देखी नहीं थी। योगेश और माँ गाड़ी से वापस घर आ जाते हैं। बेटा, बाबूजी ऊपर से देख रहे होंगे और आशीर्वाद भी दे रहे होंगे तुझे। वो होते तो उनको भी घुमाता माँ। पूरे गांव में नाच नाच के मिठाई बांटने जाते। जैसे मैंने नाच नाच के बांटी थी जब वो अपने लिए एक साइकिल लेकर आए थे। बस बस, बाबूजी दो बात भी सुनाते कि फटफट वाली फटफटी ले आया। सीमा आगे कहती है, अपने लिए तो ये गाड़ी ले आए और मेरे लिए? अरे ये गाड़ी तुम्हारे लिए ही तो है। पक्का मेरे लिए है? अरे पक्का तुम्हारे लिए है। अगली सुबह जब योगेश सो रहा होता है तो उसे बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। वो घबरा कर चिल्लाता है, चोर चोर, मेरी गाड़ी ले जा रहा है, चोर चोर। माँ भी जागती है और योगेश के साथ दरवाजे की तरफ भागती है। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सीमा गाड़ी चला रही है। अरे बहू, नाक कटवाओगी क्या? ये क्या कर रही हो? अरे गिर जाओगी, ये क्या कर रही हो तुम? सीमा गाड़ी को रोक कर कहती है, सारे गांव में घुमा लाई, कहीं नहीं गिरी। क्या? सारे गांव में घुमा लाई? अरे लोग क्या कहेंगे बहू? सोचा क्या एक बार? यही कहेंगे कि कितनी अच्छी गाड़ी है। अरे तुम्हारे बारे में। हाँ, कहेंगे ना कि देखो कितनी अच्छी गाड़ी पर बैठी है। बहू गाड़ी रखकर योगेश और सासू माँ के पास जाती है। तुमने कब गाड़ी चलाना सीखा? हमारे बाबूजी के पास पुरानी स्कूटर थी, सीख ली। फिर स्कूल में एक मास्टर जी भी ऐसी ही गाड़ी लेकर आते थे, उन्होंने सिखा दी। हाँ, स्कूल के मास्टर आजकल यही सब तो सिखा रहे हैं। पढ़ाई का कुछ सिखाते तो कुछ भला होता। अरे बहू, अब गाड़ी मत चलाना। हमारे परिवार में कभी किसी औरत ने पीछे से आगे की सीट पे आने की हिम्मत नहीं की है। तुम भी मत करना, समझी? जी समझ गई माँ जी। सीमा सास की बात सुनकर चुपचाप रसोई में जाकर उदास होकर खाना पकाने लगी है। सास सुबह सुबह मंदिर से पूजा करके लौट रही होती है। तभी उसे दो औरतें रोक लेती हैं और कहती हैं, अरे बहू को थोड़े अच्छे लक्षण भी सिखा दो। गाड़ी चलाने निकली थी, गांव की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है। वही तो। अरे पैसे आने लगे हैं तो क्या मतलब कि किसी रीति रिवाज को नहीं मानोगे? अरे समाज में रहना है तो समाज के ढंग से ही रहना पड़ता है। अरे लाज भी नहीं आई बहू को? चूल्हे चौके से निकलकर सीधे गाड़ी लेकर चौराहे चबूतरे नाप लिए, फट 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 करते हुए। अरे कुछ कह देना उसे। अरे ये क्या कहेगी, बूढ़ी सास है, इनकी थोड़ी ना चलती होगी घर में। हाँ, बहू की ही चलती होगी, मर्जी भी और गाड़ी भी। सास सब सुनकर घर आती है और बहू को चिल्ला के बुलाती है, अरे नाक कटवा दी सबके सामने गाड़ी चलाकर। औरत जात गाड़ी नहीं चलाती। शहरों में तो 4 पहियों वाली गाड़ी भी चलाती हैं और हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज भी। शहर में थोड़ी ना रहती हो मैडम साहिबा। आज के बाद गाड़ी से ही नहीं, यूं भी निकलना बंद तुम्हारा घर से। माँ सही कह रही है, कहीं भी जाना हो तो मुझे बता देना, मैं लेकर चलूंगा। आज माँ को तुम्हारे कारण कितनी बातें सुननी पड़ी। इतना कहते हुए योगेश वहां से चला जाता है। बारिश की वजह से कारखाने के रोड पर कीचड़ रहता है।
इसीलिए योगेश गाड़ी घर रख कर जाता है और किसी से लिफ्ट लेकर कारखाने पहुंचता है ताकि नई गाड़ी गंदी ना हो। लेकिन शाम को इतनी तेज बारिश होती है कि उसे वापस आने का कोई साधन ही नहीं मिलता। बारिश बढ़ती जाती है। रात के 11 बज जाते हैं। रास्ते में एक नदी का ब्रिज है। अगर उस पर पानी आ गया तो योगेश कारखाने में ही फंस जाएगा। पूरी रात भूखे प्यासे बितानी पड़ेगी। घना अंधेरा, बिजली की कड़कड़ाहट और तेज बारिश। राजेश डर भी रहा था, ठंड से कांप भी रहा था। तभी उसे रोड से आती हुई एक रोशनी दिखती है। वो देखता है कि उसके सामने एक बाइक आकर खड़ी हुई है। वो ऊपर वाले को धन्यवाद देकर उस बाइक वाले आदमी की तरफ बढ़ता है, पर पास जाकर देखता है तो भौचक्का रह जाता है। सीमा, तुम यहाँ इतनी बारिश में गाड़ी पर? पहले बैठो तो, नदी ब्रिज पे आ जाएगी तो जाना मुश्किल हो जाएगा। योगेश गाड़ी के पीछे बैठता है। सीमा गाड़ी चला रही है। मैंने तो तुमको पहचाना ही नहीं। गाड़ी की आवाज तो पहचानी होगी ना। अरे पर मुझे नहीं पता था कि तुम आओगी। अच्छा किया कि तुम आ गई। माँ नहीं आने दे रही थी, पर हमेशा पति पत्नी की रक्षा थोड़ी ना करेगा, पत्नी को भी तो करनी चाहिए। योगेश को सुबह अपने किए पर पछतावा होता है। उसकी आंख में आंसू आ गए जो बारिश की बूंदों में बह गए थे। उसके बाद सीमा को सास ने और योगेश ने खुशी खुशी समाज की सीमा लांघने की मंजूरी दे दी। अब वो जहां भी जाती फट 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 गाड़ी पे ही जाती। जिगर और बलराज अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद तानिया और उसकी सास घर के काम में बिजी हो जाती हैं। तभी रसोई में से तानिया के चिल्लाने की आवाज आती है। ओए माँ, बचाओ रे, उश, 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 भागो यहाँ से। तानिया की आवाज सुनकर उसकी सास भी वहां आ जाती है। अरे क्या हुआ? और इस तरह स्लैब पर चढ़कर क्यों बैठी हो? उस छिपकली की वजह से। है छिपकली? अरे कहाँ है छिपकली? ऐसा बोलते हुए तानिया की सास भी डर कर स्लैब पर चढ़ जाती है। अरे जब इन छिपकलियों को घूमने के लिए हमने दीवार और छत दी है, फिर ये हमारे घूमने की जगह पर क्यों उतर आती है? मुझे क्या पता, सामने बैठी है, आप ही पूछ लो ना, साथ में भगा भी देना। इस पर सास डरते हुए स्लैब पर बैठी बैठी ही छिपकली को भगाने की कोशिश करती है। हुश हुश हुश, अरे जा ना, वापस अपने घर जा। सासू माँ, छिपकली है, कुत्ता नहीं। अरे हाँ, छोटी सी ही सही छिपकली तो है, तो तुम ही भगा दो ना। तानिया की सास उसे स्लैब से नीचे गिरा देती है, जिस पर छिपकली तो डरकर भाग जाती है। लेकिन दोनों सास बहू के बीच टॉम एंड जेरी वाला खेल शुरू हो जाता है। आपने मुझे धक्का क्यों दिया? मुझे कुछ हो जाता तो? अगर वो मुझे खा जाती तो? अरे छिपकली थी, डायनासोर नहीं। हाँ, सिर्फ छिपकली ही थी, और आपको उससे डर नहीं लगता तो खुद क्यों नहीं भगा दिया? अरे तेरे होते हुए अगर मुझे काम करने पड़े, फिर बहू होने का फायदा क्या है? इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है। जिगर और बलराज भी ऑफिस से घर वापस आ जाते हैं, लेकिन सास बहू की तू मैं खत्म नहीं होती। आज इस सभा का मुद्दा क्या है? मम्मी ने मुझे छिपकली के सामने फेंक दिया। अरे वाह मेरे डरपोक, मुझ पर 30 साल से शेरनी जैसे हुक्म चला रही हो और एक छिपकली से डर गई। इस पर दोनों बाप बेटे हंसने लगते हैं, जिसे देखकर सास बहू एक दूसरे की शक्ल देखते हुए अब अपनी लड़ाई भूलकर उनसे लड़ना शुरू कर देती हैं। अरे आप ना ज्यादा बत्तीसी ना दिखाओ, नहीं तो शेरनी के एक पंजे से 32 के 32 दांत बाहर निकल आएंगे। अपनी माँ की इस बात पर अब जिगर अपने पापा को देखकर हंसने लगता है। अरे क्यों पापा, आ गया स्वाद। अभी आपको भी आएगा स्वाद। इस पर घर में सास बहू ड्रामा बंद होकर पति पत्नी नौटंकी शुरू हो जाती है, जिस पर तानिया से कहा सुनी के बीच जिगर अचानक चिल्लाते हुए कहने लगता है, कॉकरोच, इतना बड़ा कॉकरोच, हे भगवान, अब हमें इससे कौन बचाएगा? कॉकरोच का नाम सुनते ही दोनों सास बहू सारी लड़ाई भूलकर फुदक से कूदकर पास रखे सोफे पर चढ़ जाती हैं। अरे कहाँ है कमबख्त, अरे उसे भगाने की जगह अनाउंसमेंट तो ऐसे कर रहा है जैसे 12:40 की आखिरी लोकल है, छूटनी नहीं चाहिए। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ठीक है भाई, अब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि आपके पीछे भी एक बहुत बड़ा कॉकरोच बैठा है। जिगर की बात पर एक बार फिर दोनों डर से उछल जाती हैं, जिसके बाद जिगर और बलराज इसी तरह कभी कॉकरोच तो कभी छिपकली का नाम लेकर उन्हें परेशान करते रहते हैं। अगली सुबह ये दोनों हमारे डर का ऐसे मजाक बना रहे थे जैसे खुद कभी किसी चीज से ना डरते हो। ये जिगर ना बचपन में तो चींटी से भी डर जाता था। पर मम्मी, उन्हें डराने के लिए मैं चींटी तो नहीं पकड़ सकती। अरे पागल औरत,
इतना बड़ा होकर क्या वो चींटी से डरेगा? मतलब हमें बदला लेने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अरे वाह, क्या ब्रांड न्यू न्यूज़ दी है। सोचो अब। दोनों बहुत देर तक जिगर और बलराज को डराने के लिए अलग अलग तरीके सोचती हैं, पर किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। जिस पर तानिया की सास उससे कहती है, हम उन्हें नहीं डरा सकते, पर अपना डर तो खत्म कर ही सकते हैं ना। अगर हमारा डर खत्म हो जाएगा तो फिर वो अपने मज़े के लिए किसे डराएंगे और इसी तरह उनका पचका हो जाएगा। हाँ, नाइस आइडिया, पर मुझे इससे डर क्यों लग रहा है? सास की बातों से डरते हुए भी वो दोनों अपने डर को खत्म करने के मिशन पर लग जाती है, जिसमें पहला कॉकरोच सामने आते ही वो डर कर भाग जाती है। हमसे ना हो पाई, मम्मी इससे आप ही निपटो ना। अरे क्या आप निपटो, साथ चल, नहीं तो तेरे ऊपर ना छिपकली गिरा दूंगी। हाँ बस, हाँ पहले छिपकली पकड़ कर तो दिखाओ। अरे यार चल ना। इस पर दोनों भगवान का नाम लेते हुए एक वाइपर लेकर कॉकरोच के पास जाकर डरते डराते उसे भगा देती हैं, जिसके बाद उनमें थोड़ी हिम्मत आती है और वो दिन ब दिन एक एक कर अपने हर डर पर काबू पाने लगती हैं। कुछ हफ्तों बाद, वाह मम्मी, आइडिया तो मस्त था। अब कॉकरोच हो या उसका बाप, मैं किसी से नहीं डरती। अरे शाबाश। और मैं छिपकली हो या उसका पूरा गैंग, सबके छक्के छुड़ा दूंगी। पर मम्मी जी, उससे पहले किसी को सबक सिखाना है। उसी रात जब बलराज और जिगर टीवी देख रहे होते हैं तो दोनों सास बहू प्लान बनाकर छुपके से उन पर नकली छिपकली और कॉकरोच फेंक देती हैं, जिसे देखते ही वो दोनों अपनी जगह से उछल खड़े होते हैं। अरे ओए माँ, छी, ये छिपकली कहाँ से आ गई? ओह, इस कॉकरोच को मेरे ऊपर से हटाओ ना। अरे क्यों बेटे, कैसे माँ याद आ गई? जब माँ को डर लग रहा था तब तो बहुत खिल्ली उड़ा रहे थे। ससुर जी, कॉकरोच से तो हम जैसे डरपोक डरते हैं, फिर आज आपको क्या हुआ? दोनों हंसने लगती है, जिससे जिगर और बलराज को भी उनकी गलती का एहसास होता। माही की शादी छोटी उम्र में हो जाती है। ससुराल आकर माही ससुराल में रम जाती है और ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल एक अच्छी बहू बनने की कोशिश में लग जाती है। एक दिन अचानक रात के 10 बजे माही को उसकी माँ का फोन आता है। इतनी रात को माँ का फोन देखकर माही को डर लगता है और वो अपने सीने पर हाथ रखकर कहती है, इतनी रात को माँ का फोन, कुछ हुआ तो नहीं? माही डरते डरते फोन उठाती है। कोई बात तो नहीं हो गई ना माँ? माही के इतने कहने की देरी थी और उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है। बेटा क्या बताऊं, तेरा भाई बिना पैसे के ही पढ़ने दिल्ली चला गया है। उसके पास 1 रुपया नहीं है। वो क्या खाएगा क्या पिएगा समझ में नहीं आ रहा। माँ तुम रुको, मैं कुछ करती हूँ। पहले तो माही का दिमाग काम नहीं करता, फिर थोड़ी देर बाद वो अपने पति पंकज को सब कुछ बताते हुए कहती है, आप ट्रेन से मेरे भाई तक पैसे पहुँचा सकते हैं क्या? आप कुछ कीजिए ना प्लीज़। ठीक है, मैं उसे 2000 दे आता हूँ स्टेशन पर। उसकी गाड़ी स्टेशन पर रुकेगी, तुम उससे बात करके मुझे उसका बर्थ नंबर बता दो। माही तुरंत अपने भाई से बात करती है और पंकज उसे स्टेशन पर पैसे देकर आ जाता है। एक बार के लिए माही और उसकी माँ के मन को शांति हो जाती है। दिल्ली पहुंचकर अमन माही को कॉल करता है। दीदी तुम लोग चिंता क्यों करती हो? भगवान है ना मेरे साथ, ऊपर से तुम लोगों का प्यार है, मुझे कुछ नहीं होगा। कोई ऐसे घर से जाता है क्या? तू ही बता। तू वापस घर चला जा माँ के पास। नहीं दीदी, मुझे सीए बनना है, पैसे कमाने हैं। घर पे ऐसा कोचिंग और टीचर नहीं है जिससे मैं पढ़ सकूं। मुझे अपने घर के लिए कुछ करना है। मैं सीए बनकर ही लौटूंगा दीदी। अमन तू कैसे रहेगा? तेरे पास तो पैसे भी नहीं है। वहाँ पे पैसे कहाँ से आएंगे? तू अनजान शहर में कहाँ रहेगा, क्या खाएगा? तू मेरा प्यारा भाई है ना, ट्रेन पकड़ कर वापस आ जा। नहीं दीदी, मैं वापस घर नहीं आऊंगा। तुम माँ से कह देना अपना ख्याल रखे। पैसे वाला बनने के लिए थोड़ी स्ट्रगल तो करनी ही पड़ती है। अमन फोन रख देता है। इधर माही दिन रात अमन के बारे में सोचती रहती है। खुद को वो बहुत लाचार महसूस करती है कि वो अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर पा रही। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और 15 दिन बाद पंकज का एक नया दोस्त उससे मिलने घर आता है। भाई क्या बात है, बड़े दिनों के बाद मेरी याद आ गई। तू कौन सा शादी के बाद मुझे याद करता था? हाँ? अच्छा यार, तुझसे ना एक पर्सनल बात कहनी है। कल मैं जब दिल्ली स्टेशन के लिए निकल रहा था तो मैंने भाभी के भाई को फुटपाथ पर स्ट्रीट लाइट के नीचे सोया हुआ देखा। उसके सिर के नीचे सीए की किताबें थी। इस हालत में उसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। भैया ऐसे कौन सी दिक्कत आ गई जो उसे इस तरह रहना पड़ रहा है? यार सीए के एक से एक इंस्टीट्यूट यहाँ भी खुल गए हैं। माही चाय नाश्ता लेकर आ रही थी और ये सब सुन लेती है। उसकी आंखें भर आती है। वो उसी वक्त अपने कमरे में जाकर भाई को फोन लगाती है।
अमन, तू किन हालातों में वहां रह रहा है मुझे सब पता चल चुका है। तू अभी के अभी मेरे ससुराल आ जा, तुझे मेरी कसम है। दीदी तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। मुझे जिस कोचिंग की जरूरत है वो तुम्हारे शहर में नहीं होगी। अमन, यहाँ भी एक से एक सीए की क्लास करवाने वाले इंस्टीट्यूट खुल गए। मैं तुझे तेरे जीजा जी से टिकट के पैसे भिजवा रही हूँ, तू मेरे पास आ जा। और जो तू नहीं आया ना तो मैं खुद वहां चली आऊंगी। ओफो, ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई का खर्च मैं खुद उठाऊंगा। तुम जीजा से पैसे मेरे लिए नहीं मांगोगी। यहाँ की तरह मैं तुम्हारे घर में भी ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जमा करूंगा। ठीक है, तू पहले आ तो। अगले दिन अमन माही के ससुराल पहुंच जाता है। अमन को देखकर माही उसके गले लगकर बहुत रोती है। बहुत बड़ा हो गया है, अपनी मर्जी से चलता है। हाँ। कितने दिनों के बाद अमन घर का खाना खाता है और उसी वक्त सीए के ट्यूशन पता करने चला जाता है। इधर माही अपने आस पड़ोस और दोस्तों को अपने भाई के ट्यूशन पढ़ने की बात फैला देती है। माही सभी को एक मैसेज भेजती है, किसी को भी अपने बच्चों के लिए ट्यूशन चाहिए मुझे संपर्क करे। मेरा भाई बहुत अच्छा टीचर है और वो 12वीं तक की क्लास करवाता है। माही के सपोर्ट से अमन को कुछ बच्चे मिल जाते हैं और इधर अमन खुद भी सीए की क्लास ज्वाइन कर लेता है। रात को खाने की मेज पर माही अमन से कहती है, देख मुझे सुबह कोचिंग जाने से पहले उठा देना, मैं तुझे नाश्ता दे दूंगी। साले साहब, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बता देना, अपना ही घर समझो इसे। जयश्री के कलीजे पर सांप लौटने लगता है। वो अमन से कहती है, कब तक तेरी पढ़ाई है? उसमें क्या है, जब तक उसे पढ़ना है पढ़ेगा। पढ़ाई कभी खत्म होती भी है क्या माँ? जयश्री के मन में उथल पुथल होने लगती है और वो अपने मन में कहती है, मेरे बेटे के ऊपर बैठ कर खाएगा, इससे मैं यहाँ ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दूंगी। अगली सुबह माही 5 बजे उठकर नाश्ता बनाकर अमन को नाश्ता करवा देती है और उसका टिफिन पैक कर देती है। कोचिंग के लिए निकलते वक्त माही 500 के नोट अमन के हाथ में रखकर कहती है, पूरा दिन तो बाहर रहेगा, कुछ खा लेना। नहीं दीदी, तुम फिर से जीजू से मेरे लिए पैसे ले रही हो ना? अरे ये मेरे पैसे हैं जो मैंने घर के खर्च में से बचाए हैं। तू सीधा रात को आएगा। अभी तेरे पास पैसे नहीं होंगे ना? चल मुंह बंद करके रख ली इसे। उधर अमन कोचिंग चला जाता है। इधर 9 बजे पंकज और जयश्री जब नाश्ते के लिए बैठते हैं तब मौका पाकर जयश्री पंकज से कहती है, बेटा संभाल कर, घर में साला और दीवार में आला बहुत खराब होते हैं, धीरे धीरे घर को खोखला कर देते हैं। माही ऐसे तो कभी 5 बजे उठती नहीं, लेकिन अपने भाई के लिए उठ गई। उसे इतने अच्छे से सारा नाश्ता कराया, उसके बाद भी उसके लिए टिफिन पैक करके देने की क्या जरूरत थी बता? ऐसे तो राशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ऊपर से तुझसे छुपा कर पैसे दिए जा रहे हैं, पता भी है? ऐसा कुछ नहीं है माँ, एक आदमी कितना ही खा लेगा, कोई अपने पेट से ज्यादा तो खा नहीं सकता। तुम इन सब बातों में ध्यान मत दो। दिन बीतने लगते हैं। जयश्री पंकज को भड़काने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। इधर माही अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन काम करना शुरू कर देती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक रोज जयश्री पंकज को अपने कमरे में बुलाकर कहती है, पंकज संभल जा, अभी भी वक्त है। मैं देख रही हूँ जब से अमन इस घर में आया है, माही घर से ज्यादा अमन में लगी रहती है। इस बार महीने भर का राशन 15 दिन में खत्म हो गया है। आज तो माही अमन के लिए इतने महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े भी लेकर आई है, जिन चीजों पर मेरे पोते पोतियों का हक है, वो भला उस अमन को क्यों मिले? माँ, यही बात करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? पंकज जयश्री की बातों को अनसुना कर देता है और इसी तरह 1 साल बीत जाता है। जयश्री के बर्दाश्त की हद पार हो जाती है और वो मौका पाकर पंकज से कहती है, 1 साल हो गया, अब ये जाएगा भी कि नहीं यहाँ से? तेरे सभी दोस्तों के बच्चे हो गए एक तुझे छोड़कर। जब तक अमन यहाँ से नहीं जाएगा तब तक माही बच्चा नहीं करेगी। अरे घर का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। जब देखो माही अमन को 500,000 देती रहती है। अपना कमरा तक साफ नहीं करता अमन, और तो और उसके जूते भी माही ही साफ करती है। शादी के बाद कौन अपने ससुराल को छोड़कर मायके वालों के लिए इतना करता है बता? देख लेना, एक दिन तू बहुत पछताएगा। आज तेरा साल आया है, कुछ दिन बाद तेरी सास आ जाएगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। इतने दिनों से जयश्री की बात सुनते सुनते अब उसे भी ये बात सही लगने लगती है। वो माही के पास जाकर उस पर चिल्लाने लगता है, तुम जब देखो अमन अमन करती रहती हो। अमन के अलावा इस घर में कोई और नहीं रहता क्या? तुम मुझसे अलग से पैसे ले लेती हो और घर के खर्च में से पैसे अलग से बचाकर अपने भाई को दे देती हो। इतना पैसा उसे किस लिए चाहिए? तुम मुझे रोड पर लाकर छोड़ोगी। लाखों खर्च कर दिए तुमने उस पर। वो तो लाड साहब की तरह रात को आता है और सुबह चला जाता है। बैठे बिठाए उसे सब कुछ मिल रहा है। आने दे उसे, आज नहीं छोड़ूंगा मैं। वापस फुटपाथ पर जाकर रहे। आप मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं। उसने कोई आपके पैसे नहीं लिए, वो खुद के पैसों से पढ़ रहा है। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। पंकज और माही में बहुत देर तक बहस होती है। रात को अमन घर आता है और कहता है, दीदी बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना लगा दो ना।
अमन हाथ धोकर खाने की मेज पर बैठ जाता है और पंकज उसी वक्त उसके पास लड़ने के लिए पहुंच जाता है। पंकज जैसे ही अमन से कुछ कहने को होता है कि अमन उसके हाथ में बाइक की चाबी पकड़ाकर कहता है, जीजू मैं आपका ही वेट कर रहा था। आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली है और उसी से मैंने ये बाइक आपके लिए ली है। मैंने कभी पापा को नहीं देखा, लेकिन आप में मुझे मेरे पिता नजर आते हैं। चलिए बाइक देखते हैं जीजू। अमन की बात सुनकर पंकज की आंखें भर आती है। तूने नौकरी कब पकड़ी? तू तो अभी पढ़ रहा है ना? जीजू जहाँ मैं इंटर्नशिप कर रहा था ना, वहीं मेरे नॉलेज और काम से खुश होकर बॉस ने मुझे जॉब पर रख लिया। पंकज अमन को गले लगाकर कहता है, तू मेरा बड़ा बेटा है, मुझे माफ कर दे अमन। मैंने तेरे लिए बहुत बुरा भला सोचा। अब तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा अपने जीजा के साथ।